नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय सरदाना जी और विजय सरदाना जी से हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड रिलेशंस और उससे रिलेटेड विषयों पर और हमारे फोकस में रहेंगे ट्रंप की टैरिफ रेजिम और ब्रिक्स का जो अभी समिट हुआ वो और ट्रंप का उसके प्रति रिएक्शन। तो आपका स्वागत करता हूँ विजय सरदाना जी। इस दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकॉन को अवश्य दबा लें। तो सर, अब ट्रंप का जो ये ऊपर नीचे जो चल रहा है इसका तो खैर कुछ पता ही नहीं चलता। रोज कुछ ना कुछ नया करता रहता है, हर रोज नया यू टर्न ले लेता है, कुछ भी करेगा। कभी किसी पे 10%, कभी किसी पे 20%, कभी किसी पे हटाया, कभी किसी पे लगाया, कभी डील हो गई, कभी डील टूट गई, कभी ब्रिक्स को धमकी दे दी, कभी रशिया को धमकी दे दी, कभी रशिया से ऑयल लेने वालों को धमकी दे दी। ये एक बिल्कुल नई तरह का इंटरनेशनल रिलेशंस की एक्सरसाइज चल रही है। तो आपने अभी एक वीडियो किया था कि साहब कि ट्रंप जो है वो ब्रिक्स के जो जॉइंट स्टेटमेंट है उससे बड़े परेशान है। वो ऐसा क्यों है? सर, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर, बात बहुत सिंपल है। ट्रंप साहब को लगता है कि अमेरिका उनकी पर्सनल जागीर है और पूरी दुनिया उनके आगे झुकेगी। जैसा हम पिछली बार बात कर रहे थे कि जिल्ले इलाही को लगता है कि जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। और यहाँ तक कि वो अमेरिका के कानून नहीं मान रहे हैं, अमेरिका का अपना जो एक कमिटमेंट है उसको वो नहीं मान रहे हैं, इंटरनेशनल संस्थाओं को नहीं मान रहे हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को नहीं मान रहे हैं। उनका एक ही एजेंडा है कि भैया मैं जो कह रहा हूं सुन लो, बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे वो अपनी शायद कंपनी चलाते होंगे उस हिसाब से वो देश को चला। और सबसे खतरनाक बात यह है, 35 करोड़ का देश और $30 ट्रिलियन के आसपास का जीडीपी, उसको एक व्यक्ति अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रहा है। तो ये दुनिया के साथ साथ अमेरिका के लिए भी बहुत घातक होगा। इसको सबको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब रही बात कि सर ब्रिक्स का एग्रीमेंट आया और उसको सामने रखकर जब उन्होंने देखा, और जिस पे मैंने वीडियो भी बनाया जिसका जिक्र आपने किया, कि ब्रिक्स डिक्लेरेशन को देखकर ट्रंप साहब क्यों तिलमिलाए, उसका कारण बहुत सिंपल है। उनको ये लग रहा है कि मैं जब आया हूं सत्ता में, तो उनका एक पूरा पर्सनल एजेंडा ये है कि मैं दुनिया को सबसे ताकतवर, सबसे महत्वपूर्ण देश बनाऊंगा और पूरी दुनिया आके मेरे को सुबह शाम सलाम करेगी। लेकिन जो ब्रिक्स का डिक्लेरेशन है ये एग्जैक्टली उनके जितने भी मंसूबे हैं या जो एस्पिरेशंस हैं ये उस पर पानी फेरता है। उदाहरण के लिए कि ट्रेड एंड टैरिफ की हमने बात करी कि भाई डब्ल्यूटीओ के हिसाब से टैरिफ होना चाहिए, मल्टीलेटरल एजेंसीज होनी चाहिए, जिसको ब्रिक्स ने अपने डिक्लेरेशन में एंडोर्स किया है। ट्रंप साहब ने कहा नहीं जी, मैं डब्ल्यूटीओ को नहीं मानता, आप सब लोग अमेरिका को लूट रहे हो, मैं रेसिप्रोकेटिंग टैरिफ लगाऊंगा, रेसिप्रोकल टैरिफ, और जैसा मैं कहूंगा वैसा होगा। आपके जो भी डब्ल्यूटीओ के कमिटमेंट है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। जबकि ब्रिक्स का ये कहना है कि एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, हमें उसके जो मानदंड है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। तो पहला कन्फ्लिक्ट तो यही शुरू हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा जो कन्फ्लिक्ट है जिसको लेके ट्रंप साहब लगातार परेशान है वो है डी डॉलराइजेशन को लेकर। ब्रिक्स ने कहा कि भाई हम अपना ब्रिक्स पे सिस्टम शुरू कर देंगे, हमारा जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है विच इज काउंटर टू वर्ल्ड बैंक आईएमएफ, हम उसका एक्सपेंशन करेंगे, वहां से हम लोगों को ब्याज देंगे और उसमें जो शर्तें होंगी वो बहुत अलग ढंग की होंगी, कोई पॉलिटिकल कंडीशंस नहीं होंगी जैसे आईएमएफ लगाते हैं कि आप डिसइन्वेस्टमेंट्स करिए, आप टैक्स बढ़ाइए, ताकि ये सब करने से अगर वहां क्राइसिस बढ़ता है और डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो अल्टीमेटली कौन खरीदेगा? अमेरिका की कंपनी, अमेरिका के बैंक, अमेरिका के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो दूसरे देशों के एसेट्स पे कैसे कब्जा किया जाए,
हम लोन देंगे और बदले में आपको ये सब करना होगा और इंटरनेशनल टेंडर करने होंगे। अल्टीमेटली पर्पस क्या है कि अमेरिकन कंपनियां दुनिया भर के एसेट्स खरीद लें हर देश में। चाइना भी यही करता है, लेकिन चाइना डायरेक्ट करता है कि हमने लोन दिया, आप नहीं दे रहे तो ये कब्जा हमारा हो गया। जो आईएमएफ का खेल है वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, हालांकि दोनों एक ही तरह के, जिसे कहते हैं ना कि साहूकार हैं, दोनों वसूली में लगे हुए। अब जब डी डॉलराइजेशन होता है तो ट्रंप साहब को लगता है कि अगर डी डॉलराइजेशन हुआ तो मतलब डॉलर पे डिपेंडेंसी कम होगी, तो मेरे जो फाइनेंशियल सैंक्शंस का जो हंटर है वो कोई सुनेगा ही नहीं, मेरी कोई दादागिरी चलेगी नहीं, मैं ना ईरान को रोक पाऊंगा, ना रशिया को, ना चाइना को, तो फिर ये मेरा क्या होगा, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो उससे भी वो परेशान है। फिर ट्रंप साहब ने जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, चाहे वो यूएन हो, डब्ल्यूएचओ हो, डब्ल्यूटीओ हो, क्लाइमेट चेंज का इशू हो, पेरिस एग्रीमेंट हो, ये सब से कहा कि सब बकवास है, हम सबसे बाहर निकल रहे हैं। ब्रिक्स ने बोला नहीं ये सब इंपॉर्टेंट है, हम इसका एंडोर्समेंट करते हैं, तो यहां पे भी आप उल्टे आ गए। फिर बात आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज की तारीख में, हम बात कर रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी की, साइबर स्पेस की। साइबर स्पेस का मतलब है कि डेटा सेंटर कहां होंगे, क्योंकि साइबर स्पेस का सारा एसेट तो डेटा सेंटर में होता है। ट्रंप साहब नहीं चाहते कि जो अमेरिका की टेक कंपनीज हैं उन पे किसी भी तरह का कानून लगे और जो भी डेटा है वो अमेरिका के कब्जे में रहे। वो पॉसिबल नहीं हो रहा है, इससे लेके वो परेशान है। तो उसको लेके भी भारत ने भी जैसे कहा कि भाई आपको डेटा सेंटर हिंदुस्तान में बनाने चाहिए, अब वो नहीं चाहते, तो वहां पे मनमुटाव है। और फिर जियो पॉलिटिकल प्रेशर तो है ही है कि ट्रंप साहब कहते हैं भाई एकाधिकार अमेरिका का होना चाहिए, हम हैं यूनिपोलर वर्ल्ड, हमारे आगे कोई नहीं है। जैसा उन्होंने कहा कि ना, जैसे ईरान पे जब अटैक किया उन्होंने क्या बोला कि ना तो हमारे जैसा कोई ताकतवर है, ना इस पूरे प्रक्रिया को जो हमने अंजाम दिया कोई और देश दे सकता है, ना किसी में काबिलियत है, ना किसी में क्षमता है, ना कोई कर पाएगा, और हम ही हम हैं। दूसरी तरफ ब्रिक्स का ये कहना है कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में विश्वास करते हैं, और हम जिस तरह से ईरान पे अटैक हुआ है, गाजा पे अटैक हुआ है, और यूएन के सैंक्शंस नहीं लिए गए, परमिशंस नहीं ली गई, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हुआ, हम सब इसकी निंदा करते हैं। इससे भी ट्रंप साहब भड़क गए। तो अगर आप देखें जो मुख्य मुद्दे थे वो ये थे, बाकी 31 पेज का डिक्लेरेशन है, बहुत सारी छोटी बड़ी बातें थी, लेकिन मुख्यतः अगर हम उनको ग्रुपिंग करना चाहूं तो ये 5 कैटेगरीज बैठती हैं। जी। तो लेकिन ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो कि सभी को दिख रही हैं कि तो इनएविटेबल है। अब कोई ज़माना था जब डॉलर का दबदबा 90% से ऊपर होता था, तो वो धीरे 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 करके अब 70-75% पे वैसे ही आ गया है। तो ऐसे ही धीरे 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 करके होगा, ऐसा तो है नहीं कि आज ही बंद हो जाएगा। और ब्रिक्स करेंसी को तो भारत ने भी मना कर दिया था, तो इसमें इसमें भड़कने की क्या बात है, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। हाँ सर, बात तो वही है। अब वही बात आती है कि ट्रंप साहब को लगा कि शायद ओवरनाइट हो जाएगा ये काम, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा जो प्रोसेस है ये उनको मुश्किल में डाल रहा है, क्योंकि अगर आप देखें जो ट्रेड सैंक्शंस की बात आ रही है, जैसे ईरान पे उन्होंने सैंक्शंस लगाए या रशिया पे सैंक्शन लगाए, अब वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो रहे, उसके कई कारण हैं। अब फॉर एग्जांपल स्विफ्ट जो मैसेजिंग है पेमेंट ट्रांसफर की, वो करीब दुनिया में 80% हुआ करता था करीब 10 साल पहले, अब ये जी। घट के रह गया है मात्र 46%। इसका मतलब यह है कि लोगों ने स्विफ्ट का अल्टरनेट पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम बना लिया। अब कहीं पे आप 80% दादागिरी कर सकते थे, मतलब कि दुनिया का 80% आपके कंट्रोल में था, अब वो कंट्रोल घट के रह गया 46%। और जिस तरह से अभी चाइना आगे काम कर रहा है, भारत यूपीआई पे काम कर रहा है, तो इनको ये लग रहा है कि यार ये और कम ना हो जाए। तो ये सिर्फ डॉलर की बात नहीं है, इवन पेमेंट गेटवेज को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। इसके अलावा जो ग्लोबल फॉरेन रिजर्व था, पहले लोग डॉलर में रखा करते थे, अब यूरो में भी लोग रख रहे हैं, कुछ लोग शायद चाइनीज करेंसी में भी रखते होंगे, जैसे रशियंस हैं वो शायद चाइनीज में भी रखते होंगे, क्योंकि बहुत सारा ट्रेड उनका चाइना के थ्रू है। बहुत सारे गोल्ड में रखते होंगे, बहुत सारे अब क्रिप्टो में शिफ्ट हो गए हैं। तो ये जो पहले डोमिनेंस था फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का,
अब वो भी घट के करीब 58-60% रह गया है। तो वहां पे भी उनको लग रहा है कि अब डॉलर पे डिपेंडेंसी कम होती जा रही है। और जो फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस थे, क्योंकि अमेरिका पहले एक बड़ा ताकतवर था, सारी दुनिया में डॉलर पे ही काम चलते थे, बाकी बैंकों में ट्रांजैक्शन नहीं होता था, वो भी ऑलमोस्ट 100% था, वो भी घट के अब 90% से कम हो गया। तो कहीं ना कहीं तो उनको इरोजन दिख रहा है। और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, फॉर एग्जांपल यूपीआई, अब यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म ने वीसा कार्ड और मास्टर कार्ड की नींद उड़ा रखी है। अब ट्रांजैक्शन अगर आप इंडिया में तो देखें तो इंडिया में तो खत्म ही हो गए। मैंने मेरे ख्याल से पिछले 2-3 साल में शायद इक्का दुक्का कभी कार्ड यूज किया हो। सर मेरा तो कार्ड ऐसा है कि मैं अपने पास रखता हूं विदेश यात्रा के लिए। हिंदुस्तान में तो मैं कार्ड रखता ही नहीं जेब में, अपना यूपीआई सबसे अच्छा है। और सही है। विदेश यात्रा में भी वो इमरजेंसी में अगर कभी जरूरत पड़ जाए, कहीं कोई शॉपिंग करनी है या कोई टिकट लेनी है या कहीं कोई बड़ी अमाउंट पे करनी है, छोटे तो $100-500 तो आप जेब में रख के चलते ही, लेकिन कार्ड आप तब इस्तेमाल करते जो आपको कोई बड़ी पेमेंट करनी है, और वो भी डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड तो मैंने पिछले 20 साल में इस्तेमाल नहीं किया, तो डेबिट कार्ड ही मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर, कि अब लोग एजुकेट हो रहे हैं, भारत का अल्टरनेट सिस्टम है, तो इसीलिए मास्टर कार्ड और वीसा कार्ड का तो अगर आप इतिहास देखें तो इन्होंने तो व्हाइट हाउस में भी कंप्लेंट करी थी, ये कह के कि अमेरिकन सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे यूपीआई को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ यूपीआई विल हर्ट द क्रेडिट कार्ड कंपनीज ऑफ अमेरिका। ये बकायदा ऑफिशियल कंप्लेंट है यूपीआई के खिलाफ। तो ये इतना घबराए हुए, तो हमारे सामने है। तो जब भी कोई चीज बाजार हिलता है और ये कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, अब मास्टर कार्ड वीसा कार्ड को इतना महंगा ट्रांजैक्शन चार्ज लेने की क्या जरूरत है? उसका कारण यही है, इन्होंने लगा कि मोनोपोली है, या तो मास्टर कार्ड के पास जाएंगे या वीसा के पास आएंगे। यूपीआई ने आके सारा गेम बिगाड़ दिया, तो इसीलिए ये परेशान। वैसे अगर देखा जाए तो इसके लिए ओनस तो अमेरिका के ऊपर ही है, जो इन्होंने धींगा मुश्ती की, दुनिया भर की सैंक्शंस लगाई, खासतौर से रशिया के ऊपर ऐसी ऐसी सैंक्शंस लगाई, चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाई। तो आप हर एक चाहे आपका उसका जो डॉलर रिजर्व था उसको जब्त कर लिया, तो फिर लोग तो अपना रास्ता ढूंढेंगे ही ना। मूर्खता तो स्वयं की है, अति की। वही वाली बात है कि साहब की अति करोगे तो अति सर्वत्र वर्जेत, अति करोगे तो फिर यही होगा। सर उसके अलावा भी क्या होता है ना, आपको डर दिखाना चाहिए। आप अगर हर चीज में दादागिरी करने लग जाओगे तो उसके बाद लोग इम्यून हो जाते हैं कि यार ये पागल है, इनसे रास्ता बदलो। कभी कभार इमरजेंसी में एक्सट्रीम पोजीशन में आप सैंक्शन लगाओ, बात समझ में आती है। अब ट्रंप साहब का मजाक क्या बन रहा है, कोई भी बात करो, आप लाइन पे सीधी लाइन लगा के खड़े हो जाओ, नहीं तो मैं टैरिफ लगा दूंगा। अब मैं कह रहा हूं बैठ जाओ, नहीं तो मैं टैरिफ लगा दूंगा। अब मैं बोल रहा हूं खड़े हो जाओ, नहीं तो मैं टैरिफ लगा दूंगा। अब वो हर चीज में टैरिफ का हंटर चलाते रहेंगे तो लोग कहेंगे तेरे को जो करना है तू कर, हमें नहीं सुननी तेरी। क्या होगा इसका? जो टैरिफ का आप समझिए सर, ट्रंप साहब पहली बार जब पहले महीने में घोषणा उन्होंने की थी तो लोग सीरियसली लेते थे। आज ट्रंप साहब सुबह शाम टैरिफ टैरिफ गाते रहते हैं, कौन पूछ रहा है? लोग कहते हैं यार आपको जो लगाना है आप लगा लो, उसके बाद हम देखेंगे हमको क्या करना है। आप खुद ही समझ में नहीं आ रहा, कभी 10%, कभी 30%, कभी 90%, कभी 500%, फिर 25%, फिर 30%। मतलब वो जैसे होता है ना कि वो गोटी खेलते होंगे ना, वो तो जैसे सांप सीढ़ी वाला खेल, कि जो नंबर आया वो बोल दिया कि चलो आज का टॉस करते हैं, देखते हैं आज नंबर क्या आता है। तो आज जो बोलेगा उसको बोलूंगा मैं 36% लगाऊंगा, क्योंकि आज सुबह सुबह गोटी में 36 आया था। तो मुझे लगता है कि ये इनका खेल बन रहा है। अब ये टॉस करे जा रहे हैं, करो। और इनको भी समझ में आ रहा है कि ये भारी पड़ने वाला है। भाई अल्टीमेटली आप टैरिफ लगा के, चलो हमारा तो एक्सपोर्ट नहीं होगा मान लिया, पैसे किसको देने? अमेरिकन सिटीजन्स को ना। आप लगा लो टैरिफ, किसकी जेब कटेगी? अमेरिकन सिटीजन्स की। अगर उसको माल चाहिए, मेरे से नहीं लेगा, किसी और से लेगा। लेकिन जो क्वालिटी मेरे पास है, अगर आप ईमानदारी से आज देखें सर, तो जो प्रोडक्ट
आज अमेरिकन इंडस्ट्री चाइना से इंपोर्ट कर रही है। टेक एन एग्जांपल, ऑटोमोबाइल पार्ट्स। सपोज आप स्टीयरिंग व्हील इंपोर्ट कर रहे हो, या आप कोई व्हील का एक पर्टिकुलर बियरिंग इंपोर्ट कर रहे हो। अब आपने वो डिजाइन बनाया कंपनी का, या उसकी हेडलाइट आपने इंपोर्ट करनी है अमेरिका चाइना से। अब आप कहते हो जी मैं इस पर 100% ड्यूटी लगाऊंगा, लगा लो। अगर कार बनानी है फोर्ड को या जीएम मोटर्स को या वहां किसी और कार कंपनी को, और उसने अपने डिजाइन से लाइटें बनवाई हैं, तो 100% ड्यूटी आप लगा के किसका नुकसान कर रहे हो? अपनी कंपनी का ना। क्योंकि रातों रात ऐसा तो है नहीं कि मैं चाइना से नहीं खरीदूंगा, मैं इंडिया से ले लूंगा या थाईलैंड से ले लूंगा। अरे उस डिजाइन का तुमको वहां पे डिजाइन भेजना पड़ेगा, उसका मोल्ड बनेगा, उसका क्वालिटी चेक होगा, उसके नॉर्म्स आपको होंगे, वो सैंपल आपके पास बन के आएगा, आप उसकी फिटिंग करके देखोगे, सही होगा तो फिर आप उसको कहोगे गो फॉर प्रोडक्शन, या उसमें मॉडिफिकेशन सजेस्ट करोगे। ये कम से कम 6 से 8 महीने का पूरा प्रोसेस होता है। तब तक क्या आपकी कार कंपनियां कार बंद कर देंगी? नहीं करेंगी। तो वो कहेंगे ठीक है सर, आपने 100% लगा दिया, वेरी गुड। अब कम किसका है? इंडिया का है, 25% है, 30% है, चलो हम इंडिया में वेंडर डेवलप करते हैं। वेंडर डेवलप करने में भी तो 6 महीने चाहिए ना सर। तो 6 महीने के अंदर आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो कार बनाना बंद कर दो, बगैर हेडलाइट के कौन सी कार बनेगी, या आप $100 जो ड्यूटी का ले रहे हो वो कार की कॉस्ट में जुड़ेगा और वो पास ऑन होगा। जब अमेरिकन सुपरमार्केट्स ने यही किया कि आपने जब टैरिफ लगाया, जब वहां पे वॉलमार्ट वगैरह ने अपने रेट बढ़ाए, तो ट्रम्प साहब फिर तिल मिलाए कि व्हाई यू आर इंक्रीजिंग द रेट। उन्होंने कहा साहब रेट हम थोड़ी बढ़ा रहे हैं, जब कॉस्टिंग ही ज्यादा आ गई तो हमें तो कॉस्ट में तो मार्जिन ही जोड़ना है ना, हमें और क्या करना है। नहीं, यू हैव टू एब्जॉर्ब द इंक्रीज कॉस्ट, नॉट कस्टमर। अब कितने दिन, अगर आपको $1 ट्रिलियन का मान लीजिए आपको इंपोर्ट करना है, ये उसमें तो 20% ये तो आपने मुझे ड्यूटी लगा दी। पुराने ये सोवियत यूनियन में हुआ करता था ना, प्राइस कंट्रोल थी, तो प्राइस कंट्रोल वाले उस पर चले गए तो पूरा था कम्युनिस्टिक सिस्टम आ गया फिर तो। सर कल मैंने एक वीडियो बनाया था, आप उसको देखिएगा अगर टाइम मिले तो। मैं दर्शकों से भी कहूंगा, अमेरिका ने एक तीर से कई शिकार किए, ये मेरा टाइटल है वीडियो का। अब उसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है सर, कि ट्रम्प साहब ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, ये कह के कि भाई हमारे यहाँ महंगा प्रोडक्ट आएगा। चाइना ने रिवर्स कर दिया, उन्होंने कह दिया ठीक है आप चाइना में आके शॉपिंग करो, हम आपको वीसा फ्री एंट्री देते हैं। आप आ जाइए, शॉपिंग करिए, 30 दिन रहिए यहाँ पे, टूरिज्म भी करिए, फैमिली के साथ आइए, मस्ती करिए, कोई वीसा वीसा फी नहीं देनी, शॉपिंग करो और जाओ। और मजे की बात, चाइनीज कंपनी ने साथ साथ कंपनियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जिसके आप $5,000 देते हो वो हम तो $500 में दे रहे हैं उसी कंपनी को। तो ये जो लिखते हैं अमेरिका में कि भाई लुई विटॉन या ये सब बनते तो चाइना में, जिसके आप $5,000 दे रहे हो। ये वर्कमैनशिप अमेरिका या यूरोप की नहीं है, ये चाइना की है। उन्होंने तो बाकायदा वेबसाइट बना बना के कि देखो ये लुई विटॉन का इस पे स्टिकर लगा हुआ है, ये हमने बनाया, सेम मटेरियल सेम वर्कमैनशिप। ये हम दे रहे हैं $500, आप दे रहे हो $5,000। आप आइए चाइना में शॉपिंग करके चले जाइए। अब सर $3,000 की टिकट थोड़ी है, तो पूरे परिवार समेत आइए, शॉपिंग करके चले जाइए, सस्ता पड़ता है। जितने में आप एक बैग खरीद रहे हो उतने में टूरिज्म भी हो जाता है। तो ये गेम पलट जाएगा, ये इतना आसान नहीं है चाइना को या किसी भी देश को करना। ये ट्रम्प साहब थोड़ा सा गलतफहमी में है, उनको गोल्फ तक रहना चाहिए, चेस खेले होते तो बात करते। अब तो कह रहे हैं कि साहब 500% टैरिफ उनके ऊपर लगाएंगे जो रशिया से ऑयल खरीदेंगे। हाँ वो कह रहे हैं, लेकिन आज उनका एक स्टेटमेंट आ गया, दिस इज माय डिस्क्रिप्शन। मतलब वो बार बार धमकाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि कानून मैंने पास करा दिया कि अप टू 500% वी विल इम्पोज ड्यूटी। तो किस पे लगाओगे आप? जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करेंगे उसी पे लगाओगे ना। ठीक है लगा लो। अब एक्सपोर्ट करने वाले कौन देश हैं? चाइना और इंडिया। अब मजबूरी क्या होगी? अब ट्रम्प के साथ दो ही ऑप्शन है कि भाई या तो आप चाइना पे 500% लगाओ, तो आपकी सारी इंडस्ट्री इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो आप चाइना से ले रहे हो। दूसरा ऑप्शन है कि आप इंडिया पे लगाओ। तो अगर आप इंडिया पे लगाते हो और चाइना पे नहीं लगाते हो, तो साफ साफ पॉलिटिकल एजेंडा क्लियर हो जाएगा कि यू आर एंटी इंडिया। फिर मोदी साहब बताएंगे कि आपके साथ कैसे कौन सा गुल्ली डंडा खेलना है। तो
वो अपने हिसाब से चलेंगे। फिर आप बोलिएगा साउथ चाइना सी में इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, फिर क्वाड में आप मांगिएगा इंडिया की हेल्प, फिर इंडियन ओशन में मांगिएगा हेल्प, फिर आपको मिलेगी हेल्प, तो आप खुद वहां अपने आप को फंसा दोगे। जैसे ही आपने कहा कि नहीं इंडिया पे 500% और चाइना पे 100%, आपका पोल खुल जाएगा। फिर मजबूरी क्या होगी, दोनों पे लगा दो, क्योंकि अल्टीमेटली खरीदना तो आपके कस्टमर को है, अल्टरनेट आपके पास है नहीं। अगर आज इंडिया से आप फार्मास्यूटिकल ले रहे हो, एक ऑप्शन है कि चलो आप इंडिया पे ड्यूटी लगा दो, तो किसी और से तो खरीदोगे। टेक्सटाइल आप इंडिया से खरीदना चाहते हो, खरीद लो, ड्यूटी लगाओगे कोई बात नहीं। तो कई चीजें ऐसी होंगी विच विल हर्ट। अल्टीमेटली क्या होगा सर, एक कॉमन सेंस की बात यह है कि आज अमेरिका की कंपनी हिंदुस्तान से या चाइना से क्यों खरीद रही, उसका सिंगल कॉमन सेंस आंसर ये है, क्योंकि उन कंपनियों ने पूरी दुनिया में घूम के उनको ये लगा कि ये प्रोडक्ट, ये क्वालिटी इस रेट पे मुझे सबसे अच्छी और सस्ती यहां मिल रही। बिजनेस डिसीजन तो यही होता है ना सर, ये चीज मैं चाइना से लूंगा, ये चीज मैं इंडिया से लूंगा, ये चीज मैं मलेशिया से लूंगा, ये मैं सिंगापुर से लूंगा, ये मैं पाकिस्तान से लूंगा। बिजनेसमैन तो सब कुछ एनालाइज करता है ना, ऐसा थोड़ी है कि वो सट्टा खेलता है वहां बैठ के कि नहीं जो आ रहा है वही ठीक है। वो तो वेंडर डेवलप करते हैं, कॉस्टिंग नेगोशिएट करते हैं, डिलीवरी शेड्यूल नेगोशिएट करते हैं, जहां उनकी बात बनती है वहीं पे ही वो जाके आगे काम करते हैं। अब अगर रातों रात आप टैरिफ लगा दोगे तो रातों रात अब नया वेंडर कैसे डेवलप कर लोगे। इसका मतलब यह है कि अमेरिकन कंपनीज को सारी एक्सरसाइज जीरो से दोबारा करनी होगी, और वो एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो उसके लिए जो नई कंपनी है उसको इन्वेस्ट करना होगा। मान लीजिए सर आपको 5,000 शर्ट या 5 लाख शर्ट चाहिए। अब हमारे यहाँ तो फैक्ट्री लगी हुई, हमने शर्ट बना के आपको दे दी। चाइना में फैक्ट्री लगी हुई है, उन्होंने शर्ट बनाई और आपको दे दी। अब आप नई कंपनी ढूंढोगे मलेशिया में, वो कहेगा जी हम तो 5,000 शर्ट बनाते हैं, जी मेरे को तो 5 लाख चाहिए। वो कहेगा जी पहले आप कमिटमेंट दो कि 5 लाख शर्ट उठाओगे, 5 साल का एग्रीमेंट करो। वो कहेगा जी हम 5 साल का क्यों करें, कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है मुझे, आप बीच में भाग गए मैं तो फंस जाऊंगा। तो इतना आसान नहीं है एग्रीमेंट करना और उनको कमिटमेंट देना। तो ये मुश्किलें सबके लिए खड़ी करेंगे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका के खुद के लिए होगी, क्योंकि अमेरिका इज ए एक्सपेंसिव प्रोड्यूसर, इसीलिए वो आउटसोर्स कर रहे हैं। और आप कहोगे कि मेक इन अमेरिका करो, जरूर करो, 40% हर चीज के रेट बढ़ जाएंगे। अब वो अमेरिकन कंज्यूमर्स को सोचना है कि 40% हर चीज के रेट जब बढ़ेंगे, 100 की शर्ट 140 की हो जाएगी। जो कार वहां पे मान लीजिए 15,000 20,000 डॉलर की मिलती है, वो 30,000 की हो जाएगी। यही होगा और क्या होगा। कंपनी कब तक खर्चा ऑब्जर्व करेगी सर, वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो ये ट्रंप साहब के धीरे धीरे उनको समझ आएगी, इसीलिए उनको समझ में आ रहा है कि भाई कोई भी देश आके एग्रीमेंट साइन कर नहीं रहा। 2 ही देशों ने साइन किए हैं, छोटे छोटे देश हैं जिन पे आप कस्टम ड्यूटी लगाए जा रहे हो, लगाते रहो। मैंने इसका एक पूरा एनालिसिस किया सर, 250 जो कस्टम टैरिफ्स हैं उनके ऊपर मैं आपको एक दिखा देता हूँ। इस तरह का मैंने पूरा ये ना एनालिसिस किया है कि किस किस कंट्री पे ट्रंप साहब ने क्या क्या टैरिफ लगाए हैं और उस कंट्री का ट्रेड डेफिसिट कितना है। अब ब्राजील की हम बात कर रहे हैं सर, ब्राजील में तो ट्रेड सरप्लस है। तो ब्राजील पे क्यों लगाया भाई टैरिफ, क्योंकि उन्होंने ब्रिक्स का लीडरशिप किया है। अब ट्रंप साहब उससे परेशान है। कहते तुमने तो मेरे वही फ्रेंड को बोल्सोनारो को तुमने जो है तंग कर रखा है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर लगा दूंगा। हाँ वो है ना सर, उसका कोई लॉजिक नहीं है, इसीलिए ये खुद अपने ही खेल में फंसेंगे, इनकी बातों में कोई दम नहीं है। और ये अल्टीमेटली क्या है, ये इकोनॉमिक्स है, हर आदमी आपके हिसाब से नहीं चलेगा, चलेगा वही जो बाजार कहेगा। अब ये ट्रंप साहब कितनी जल्दी समझेंगे। अब प्रॉब्लम यह है ना कि उनके मंत्रिमंडल में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ट्रंप को ये बोल सके कि सर यू आर रॉन्ग, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सब उन्होंने वहां पे केजरीवाल की तरह मंत्रिमंडल बनाया हुआ कि यस सर यू आर राइट वाला खेल है। और उन्होंने कहा था कि साहब कि वो 90 ट्रेड डील्स जो है वो 9 जुलाई तक उन्होंने कहा था कि 90 ट्रेड डील्स आई विल साइन, और वो 90 की जगह अभी तक जाके
2 ट्रेड डील तो वो साइन कर पाए, एक यूके के साथ, एक वियतनाम के साथ और एक कोई पार्शल डील किसी के साथ हुई है। कौन है वो तीसरा? तो अभी तक 2.5 का उनका रिकॉर्ड है। अब ये 2.5 का रिकॉर्ड जो है, और अब लोगों ने उसको सीरियसली लेना भी बंद कर दिया है कि इसका कोई भरोसा नहीं कि ये डील कर ले उसके बाद भी लगा दे। तो ये तो ज़बरदस्त क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है। और जैसा आपने कहा कि अल्टीमेटली जो आपका जो प्रोड्यूसर या बायर आपका जो अमेरिकन है, वो अमेरिकन बायर जो है वो ऐसी अनसर्टेनिटी में कैसे बिजनेस करेगा? आपको पता है बिजनेस में सर्टेनिटी, और नहीं तो कम से कम कुछ तो प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए। इसीलिए लोग सिक्योरिटी मांगते, इसीलिए लोग जो है वो एलसीज लिखवाते। तो ये इस सर अनसर्टेनिटी के माहौल में अमेरिकन बिजनेस कैसे करेगा? सर अमेरिकन बिजनेस नहीं करेगा, इसीलिए अब हो क्या रहा है सर, आप ये देखिए कि ये चले थे एग्रीमेंट साइन करने, अपने हिसाब से इकोनॉमी चलाने। इस पे भी मेरा एक वीडियो है, 3 दिन पहले मैंने वो वीडियो बनाया था। उसमें मैंने ये कहा था कि क्या ट्रंप साहब का दाव उल्टा पड़ गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये कहा था कि हम इंपोर्ट कम करेंगे और एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, इसीलिए पूरा पर्पस था टैरिफ का। सर पहले महीने तक तो ये ठीक रहा, क्योंकि लोगों ने मंगाया नहीं, ये सोच के कि भाई चलो अभी स्टॉक पड़ा है। जब स्टॉक खत्म होने लगा, 18% इंपोर्ट बढ़ गया सर पिछली बार से। $77 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हुआ है पिछले, मतलब आप ये समझिए अप्रैल मई जून में। तो कहने का मतलब ये है सर कि इनकी स्थिति रिवर्स हो रही है, एक्सपोर्ट घट रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ रहा है, जबकि ये करना उल्टा चाह रहे थे। क्योंकि टैरिफ इन्होंने लगा दिया, तो टैरिफ लगाने से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, रॉ मटेरियल तो आप इंपोर्ट ही कर रहे थे, आपने वो बनाया, एक्सपोर्ट करने लगे। जब आप एक्सपोर्ट करने लगे तो पता लगा रेट बढ़ गए, रेट बढ़ गए तो लोगों ने लेना बंद कर दिया, ये उल्टा पड़ गया। और इंपोर्ट आपका बढ़ ही गया, क्योंकि आपके यहां डोमेस्टिक फैक्ट्री तो कोई लगी नहीं अभी तक। तो जब आपकी फैक्ट्री लगी नहीं तो आप सप्लाई कहां से दोगे, तो फिर आपको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा, वही हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं सर, जिनको ये समझ नहीं रहे हैं, और इम्पैक्ट तो आना ही है। और सबसे बड़ी बात जिसको हम बोलते हैं ना पॉलिटिकल रिस्क, इस समय पॉलिटिकल रिस्क बहुत बढ़ गया। तो इसीलिए कोई भी इन्वेस्टर है वो आज इसलिए इन्वेस्ट नहीं करेगा, हालांकि सबने घोषणा कर दी है। जैसे हिंदुस्तान में भी आप देखोगे ना, हर चीफ मिनिस्टर वो एक इन्वेस्टमेंट सबमिट करता है और फिर ये बोलते हैं हमारे यहाँ 3 लाख करोड़ आएगा, 4 लाख करोड़ आएगा, 5 लाख करोड़ आएगा। इवन वाइब्रेंट गुजरात का अगर आप हिसाब लगाएंगे तो वाइब्रेंट गुजरात में तो अभी तक पता नहीं कितने $1 ट्रिलियन का कमिटमेंट हो चुका है। मैं एक बार हिसाब लगा रहा था, अभी तक जो वाइब्रेंट गुजरात हुआ है उसका पर स्क्वायर किलोमीटर में 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है पूरे गुजरात स्टेट में। जितने आज तक कमिटमेंट हुए वाइब्रेंट गुजरात में, और उसके लिए जो मैनेजर चाहिए, 2 करोड़ मैनेजर चाहिए जितना इन्वेस्टमेंट कमिट हुआ है सर। गुजरात की आबादी 5 करोड़ है, उसमें से 2 करोड़ मैनेजर चाहिए, तो वर्कर तो है ही नहीं गुजरात में इतने इन्वेस्टमेंट के लिए। हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके करीब बैठता है कम से कम नहीं तो 5-10 हजार करोड़ रुपए हर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो गुजरात शुड बी द रिचेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, जिस हिसाब से कमिटमेंट किए वाइब्रेंट गुजरात में इन्वेस्टर्स ने। तो ट्रंप साहब भी उसी ट्रैप में आ गए कि देखो $3 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट हो गया, एप्पल ने इतना कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने इतना कर दिया, उसने इतना कर दिया। उस सब ने एग्रीमेंट साइन करके ट्रंप साहब का मुंह बंद कर दिया, यार देखो हमने तो कर दिया, रातों रात तो होगा नहीं। अभी हमने बोल दिया अपने आर्किटेक्ट को, वो लाइनें खींच के बताएगा फैक्ट्री कितनी लंबी चौड़ी होनी है, फिर हम उसके ऊपर सर वर्कआउट करेंगे हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, फिर मैंने अपनी मार्केटिंग टीम को बोला मार्केट कितना है, कौन सा मॉडल बिकेगा, उसकी मशीनें चाहिए। तो सर ये 5 साल का काम है, तब तक आपकी छुट्टी हो जाएगी, हम भी चैन से रहेंगे। तो ये वाली बात है। तो 4 साल काटने हैं लोगों को ट्रंप साहब को गोल गोल घुमा के, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला सर। इन्वेस्ट अगर वो करेंगे तो बेचेंगे किसको? इंटरनेशनल मार्केट में उनको कॉम्पीट करना है, चाइना से, इंडिया से, बाकी देशों से।
40% आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। तो कौन सर सेंसिबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा या इन्वेस्टर होगा जो जाके अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा? मैं अमेरिका में इन्वेस्ट करूंगा ओनली फॉर अमेरिकन मार्केट, नॉट फॉर एक्सपोर्ट्स। मैं भारत में भी इसीलिए बोलता हूं कि आप इस गलतफहमी में ना रहें कि लोग इंडिया में आके, मेक इन इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। यू आर हाईली इनएफिशिएंट। आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है, बस ज्यादा है, आप एफिशिएंट नहीं है कंपेयर टू चाइना। तो आप इंडिया में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि भारत सरकार की कस्टम ड्यूटी लगी हुई है, इसीलिए चाइनीज प्रोडक्ट महंगा पड़ेगा, डोमेस्टिक सस्ता पड़ेगा। आप बनाइए, इंडियन मार्केट में बेचिए, प्रॉफिट कमाइए और यहां से आप अपना डिविडेंड ले जाइए। इतना ही हो पाएगा। लेकिन आप चाहेंगे कि हम इंडिया में इन्वेस्ट करें और यहां से हम एक्सपोर्ट करें, उसके लिए भी मोदी साहब को बहुत काम करना होगा। जितने आपके कानून हैं और जितना इंस्पेक्टर राज है, जब तक आप इसको 1/3 पे नहीं लेके आएंगे, आप भूल जाइए कि हिंदुस्तान में कोई इन्वेस्ट करेगा। मैं तो सेंट्रल कह रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट में भी चुन चुन के लोग करेंगे। पंजाब में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा सर? सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर स्टेट है, वीट इंडस्ट्री क्यों नहीं आ रही पंजाब में? कोई पूछेगा, जवाब देगा? तो कहने का सब यूपी मतलब में ये आ है रहे कि हैं, स्टेट, वो तो यूपी में लगा रहे हैं सब। सर मेरे को एक पंजाब के अधिकारी ने, सीनियर सेक्रेटरी लेवल के, उन्होंने कहा था कि विजय जी आपकी कंपनी पंजाब में इन्वेस्ट क्यों नहीं करती व्हेन आई वाज हेडिंग ए बिजनेस। मैंने कहा सर मैं पंजाब के बाहर 1 किलोमीटर पे इन्वेस्ट कर दूंगा, पंजाब में नहीं करूंगा। कहते क्यों? मैंने कहा एक तो आपके यहां करप्शन, दूसरा आपके मंडी टैक्स, मैं सर्वाइव भी नहीं करूंगा। कहते नहीं हम आपको सब्सिडी देंगे। मैं तो फिर बिल्कुल ही नहीं आऊंगा, क्योंकि सब्सिडी के चक्कर में आपके इतने इंस्पेक्टर मेरे पीछे पड़ जाएंगे और इतने ऑब्लिगेशंस आपके पॉलिटिकल लोग लेने लग जाएंगे कि हमने आपको सब्सिडी, इसलिए गाड़ी भेज दो, होटल बुक करा दो, खाना स्पॉन्सर कर दो। मैंने कहा भैया जो स्टेट सब्सिडी देगा वहां तो मैं घुसूंगा ही नहीं। मेरे को शांति से काम करना है। जहां आप लोग सिर पे खड़े हो गए कि हम तुम्हारे साथ खड़े, वहां तो मेरे को चाहिए ही नहीं, क्योंकि आप खतरा हो, सपोर्ट नहीं हो मेरे लिए। तो आई एम वेरी क्लियर। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को समझना होगा कि स्टेट जितना दूर रहे, बिजनेस उतना प्रॉस्परस होता है। तो ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। इसीलिए भारत को कानूनों को बदलना होगा। चाइना ने यही किया। हमने आपको रूल्स बता दिए, आप फॉलो करिए, बस रूल मत तोड़िए। विद इन रूल आपको जो करना आप करिए। हम आपको रोज तंग नहीं करेंगे, हम इंस्पेक्टर नहीं भेजेंगे, लेकिन जिस दिन आपने गलत किया उस दिन फैक्ट्री बंद कर दें। दे आर वेरी क्लियर। हम आपको तंग नहीं करेंगे, आप कानून से खेलो, मतलब कि कानून के हिसाब से चलो, गलत काम मत करना। चलता रहा। यही भारत को करना होगा। नहीं तो हम उम्मीद करते रहेंगे कि साहब इन्वेस्टमेंट आएगा, हमने वाइब्रेंट गुजरात कर लिया, हमने इन्वेस्ट मध्य प्रदेश कर दिया, हमने वाइब्रेंट ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप जितने मर्जी सेमिनार करो, लोग आएंगे, कागज पे साइन करवाएंगे, पीएम सीएम के साथ फोटो खिंचवाएंगे, घर चले जाएंगे, वो कागज चला जाएगा किसी फाइल के कोने में, कोई दोबारा देखने वाला नहीं है उसको। सब समझते हैं पॉलिटिशियंस को कैसे मैनेज करना है। कोई मूर्ख नहीं है सर इस देश में, कोई मूर्ख नहीं है। पॉलिटिशियंस को क्या चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को कैसे मैनेज करना है, इंस्पेक्टर को कैसे मैनेज करना है, सबको पता है। ये बताइए कि ये चाइना ने कहा कि साहब कि हम 74 कंट्रीज को वीजा फ्री एंट्री देंगे। तो वो 74 मेजर कंट्रीज कौन कौन सी है? इंडिया तो नहीं है उसमें ऑब्वियसली। उसमें नहीं है सर, सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, सारे ऑलमोस्ट एशियन कंट्रीज हैं, सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, सेलेक्टेड अफ्रीकन कंट्रीज हैं और कुछ CIS कंट्रीज हैं, मतलब सेंट्रल एशिया की। पाकिस्तान है कि नहीं है? पाकिस्तान का मैंने नहीं देखा सर, पाकिस्तान का मैंने लिस्ट नहीं देखी, उसमें नाम नहीं दिखा मुझे। पाकिस्तान का मुश्किल है। पाकिस्तान से वो तो सिर्फ आजकल गधे इंपोर्ट करते हैं, बाकी तो कुछ करते नहीं ज्यादा। हाँ वही एक्सपोर्ट अर्निंग है ना सर। आदमी अरे एक्सपोर्ट चाइना नहीं की इकोनॉमी का क्या, चाइना की इकोनॉमी का क्या हाल है? ये सब जो ये तमाशा चल रहा है इसके चक्कर में। और वो जो ट्रम्प बाबू तो रोज कहते हैं कि साहब उन्होंने चाइना के साथ डील कर ली है,
लेकिन चाइना ने तो अभी तक कुछ नहीं बोला। वही है वो जो आधी डील की बात नहीं, मैं करता हूँ, वो आधी इसलिए है कि कोई हाँ, अमेरिका कह रहा है डील हो गई, चाइना ने अभी तक कुछ नहीं कहा। नहीं, चाइना ने डील नहीं करी है। उन्होंने कहा कि भैया तुम भी 2 कदम पीछे जाओ, हम भी 2 कदम पीछे जाते हैं। क्योंकि सीधी-सी बात है सर, चाइना ने तो गर्दन दबा दी थी ना। आप इस पे भी मेरा एक वीडियो है कि क्या हुँ, अमेरिका की गर्दन चाइना के हाथ में है। वो था रेयर हुँ, अर्थ मैग्नेट को लेकर। उसमें मैंने डिटेल्ड हुँ। एनालिसिस किया है कि कितनी डिमांड है, क्या कंजम्पशन है वगैरह-वगैरह। तो वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। तो मेरा ये कहना है, सर मुख्य-मुख्य चाइना बातें ने उसकी बता ये दें? कहा है कि मुख्य मुख्य बातें उसमें ये हैं सर कि हम आपको रेयर अर्थ मैग्नेट देंगे, क्योंकि रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं आता तो चाइना अमेरिका की सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद होने वाली थी। तो सब पहुंच गए ट्रम्प के साहब कि भैया जाओ जीपिंग के पैर पकड़ो, नहीं तो हम सब बंद हो जाएंगे। तो जो आप करना चाह रहे थे वो होगा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है हम आपको रेयर अर्थ दे देंगे, बदले में उन्होंने कहा कि आप जो बढ़े हुए टैरिफ है आपने 250-300% जो बोले तो वापस ले लो। दूसरा जो अमेरिका में जो हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं चाइना से, आप उनको नहीं रोकोगे। उनको आप अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में चाइनीज स्टूडेंट्स को पढ़ने की परमिशन दोगे, और जो आपने जबरदस्ती के टैरिफ लगाए हैं आप इनको हटाएंगे। वो सारी बातें मान ली हैं, इनको रेयर अर्थ का दे दिया, बाकी हम बात करते रहेंगे, आपको जो करना करो। तो यहाँ पे ये बात हुई है अभी तक सर। और अब उसी को वो पार्शियल डील बोल रहे हैं, अब बाकी चीजें वर्क इन प्रोग्रेस है। वैसे चाइना की जो इकोनॉमी है, वो भी खतरे में दिख रही है। सर खतरे में तो नहीं है, स्लो डाउन है, क्योंकि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। हम अगर कंपेयर करें तो सर आज ऑलमोस्ट 17-18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई। अगर उसमें भी मान लीजिए कि वो 2% भी ग्रो करते हैं तब भी हमारे मुकाबले कितना हो जाएगा सर? मतलब 3,000 बिलियन डॉलर का मतलब हुआ सर, अगर 2% भी अगर वो ग्रो करते हैं तो आप 60-70-80 बिलियन डॉलर के हिसाब से आप उसको देख लीजिए, ग्रोथ हो ही रहा है। कहने का मतलब ये है सर कि उन्होंने जो किया है कि पूरा फोकस हो गया डोमेस्टिक कंजम्पशन को लेके, इसलिए उन्होंने जो वीसा फ्री एंट्री करी है सर, इससे वहां पे एम्प्लॉयमेंट काफी जनरेट हुआ है। क्योंकि वीसा फ्री एंट्री करने से, जो मेरा कल का वीडियो है कि एक तीर से कई निशान, हुँ, उसमें उन्होंने क्या किया, उनका जो होटल ऑक्यूपेंसी जो 60% रहा करती थी वो बढ़ के हो गई 80%। चाइना में जो फ्लाइट्स हैं वो पिछले साल के मुकाबले 120% एविएशन यू नो मोबिलिटी बढ़ गई है, 120%। जो वहां पे बाकी जो कंजम्पशन था जो डिजिटल पेमेंट के माध्यम से, वो 100 से 233% बढ़ गया है। फूड एंड बेवरेज जो वहां पे टूरिस्ट आते थे, उसके चक्कर में वो करीब 70 से 80% कंजम्पशन बढ़ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना को काफी हद तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, और लोग क्या कर रहे हैं कि पैसा बाहर से ला रहे हैं और चाइना में कंज्यूम कर रहे हैं। तो डायरेक्ट बेनिफिट है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको सिर्फ मान लीजिए 2, 4, 5, 10% प्रॉफिट मिलता है। लेकिन टूरिज्म में क्या हुआ है कि अगर आप मान लीजिए $5,000 लेके आए हो चाइना में घूमने के लिए, तो ये तो मान के चलो कि 4,000 तो आप खर्च करके जाओगे ही जाओगे। और उससे आपका रोजगार बढ़ रहा है, आपका एग्रीकल्चर कंजम्पशन बढ़ रहा है, आपके बाकी कंज्यूमेबल्स बढ़ रहे हैं, और जाते समय आप कोई ना कोई गिफ्ट आइटम तो लेके जाओगे ही जाओगे दोस्तों के लिए, एज ए सोवरनियर भी घर के लिए लेके जाओगे। वो कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो ओवरऑल काफी हद तक उनका ये पॉजिटिव डेवलपमेंट दिख रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि चाइना के बारे में जो अभी तक गलत फहमियां थी कि चाइना ऐसा है, चाइना में प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है, सोशल मीडिया के अंदर क्या हुआ है, जो टिकटॉक या बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने जो लोग वहां घूमने जा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं सर, चाइना के फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं और नीचे कमेंट लिख रहे हैं, ब्यूटीफुल साइट, ब्यूटीफुल फूड, ब्यूटीफुल रोड्स, एवरीथिंग इज ग्रेट। तो जो नैरेटिव चाइना के खिलाफ बनाया जा रहा था कि चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे प्रॉब्लम्स हैं वगैरह वगैरह, ये जो लोग जा रहे हैं ये सोशल मीडिया पे जब अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, दैट इज एनकरेजिंग मोर टूरिज्म कमिंग टू चाइना इंस्टेड ऑफ डिस्करेजिंग। और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, बिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं टिकटॉक पे, 1.3 बिलियन का एडिशनल व्यू है
ओनली फॉर चाइना। चाइना के नाम पे बहुत सारे सोशल मीडिया पे हैशटैग शुरू हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बगैर खर्चा किए चाइना ने अपने टूरिज्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो लोग खुद अपना एक्सपीरियंस और फोटो डाल रहे हैं चाइना के साइट सीइंग के, वो पैसे थोड़ी ले रहे हैं, ना चाइना उनको पैसे दे रहा है। वो तो अपनी खुशी से डाल रहे हैं और दुनिया को मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम भी आओ और मजे करो यहाँ चाइना आके। वीसा आपका लगता नहीं, फ्लाइट की टिकट गड़ाओ और आओ, 30 दिन का वीसा है, मतलब वीसा फ्री एंट्री है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत स्मार्ट मूव है चाइना का, एंड दैट विल हेल्प। तो जो थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो रहा था इकोनॉमी में, अगर टूरिज्म बढ़ता है तो डायरेक्ट कंजम्पशन बढ़ता है। सबसे बड़ा चैलेंज एम्प्लॉयमेंट का था, उसको वो एड्रेस कर पाएंगे। और जो शॉर्ट टर्म में कुछ एक सेक्टर्स में नुकसान हो सकता है जिसका कंजम्पशन नहीं है, कैपिटल गुड्स का। लेकिन एक बात और देखिए ना सर, करीब $800 बिलियन के आसपास जो अमेरिका इंपोर्ट करता है चाइना से, मैं इसका स्टडी कर रहा था, वो तो कैपिटल गुड्स हैं, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर, पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट के आपके हार्डवेयर्स। अब आप लगा दो उस पर 100% ड्यूटी, किसको देना पड़ेगा सर? चाइनीज अमेरिकन गवर्नमेंट को, क्योंकि वो खुद का इंडिया ही तो देगा नहीं, वो रिएक्टर कहां से बना के देंगे हम, या किसी खुद और का ही कंट्री में कहां से लेंगे, या तो आप रशिया से ले लो। और वो सब प्रोडक्शन बनते हैं कॉस्ट ऑन बढ़ा लेंगे अपनी। स्पेसिफिकेशन। सर वो ऑन स्पेसिफिकेशन बनते हैं, क्योंकि आपका पावर प्लांट का डिजाइन आपका है, वो वहां उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा कि यार तुम इसको बना के भेजो, उन्होंने बना दिया। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, आप मत खरीदो, आपका आधा प्रोजेक्ट बना हुआ पड़ा है अमेरिका में और उसको कंप्लीट करना है, तो आप 100% एक्स्ट्रा ड्यूटी दो। कौन फंसा? अमेरिकन कंपनी। चाइना में क्या अमेरिकन जाता है, कंपनी, उसने तो कॉस्ट और देना है। अमेरिकन कंपनी भी कॉस्ट बढ़ाएगी अपनी प्रोडक्ट। सर प्रोजेक्ट अनवायबल हो जाएंगे। सर जहां मैंने एक, मान लीजिए प्रोजेक्ट वायबिलिटी बनाई कि मेरा $20 बिलियन पे प्रोजेक्ट लगेगा, आपने उसके रेट बढ़ा के 30 कर दिए, $30 बिलियन में वायबिलिटी नहीं होगी, तो फिर वो एनपीएस बनेंगे जैसे भारत में बने थे। तो ये ट्रंप साहब को समझना होगा, बिजनेसमैन है, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम करें। लेकिन अभी क्या है ना सर, अभी वो जोश जोश में। चाइना को तो कॉस्ट मिलेगी, मैंने आपको कहा कि मैं $100 मिलियन में आपको ये रिएक्टर बना के दूंगा, तो मेरे तो $100 मिलियन आप दे दो, उसके ऊपर ड्यूटी जो लगनी है वो ट्रंप साहब को दो, आप मेरे को थोड़ी देनी है आपको ड्यूटी। तो ये सब चीजें हैं जिसको आपको मानना पड़ेगा, ये एक रॉन्ग डिसीजन है। तो अब देखते हैं कब अकल इंडिया आती के है। तो फिर इंडिया के तो दोनों हाथों में लड्डू है, तमाशा देखो क्या हो रहा है। सर ये तमाशा देखने से तो फायदा होगा नहीं ना सर, हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। मोदी साहब को और सरकार को मिलके हमारे यहाँ जितने कानून हैं जिसके कारण मेक इन इंडिया सक्सेस नहीं हो रहा है, चाहे हम कितना भी बोलें कि बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा इंपोर्ट पिछले 10 साल में चाइना से 106% बढ़ा है। मेक इन इंडिया लागू होने के बाद चाइना से इंपोर्ट 106% बढ़ा है, जबकि देश में पर कैपिटा इनकम मात्र 81% बढ़ी है, 81%। तो हमने मेक इन इंडिया स्लोगन तो दिया, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए था, जिसके कारण लोग एनकरेज होते, इन्वेस्ट करते, भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती, वो बेसिक काम नहीं हुए हैं। मेक इन इंडिया, आप इन्वेस्टर को तो कह रहे हो इन्वेस्ट करो, लेकिन आप उन इंस्पेक्टर्स को नहीं बोल रहे जो करप्शन कर रहे हैं और आपके इन्वेस्टर्स को भगा रहे हैं। उनके लिए क्या कानून बनाया है सर आपने, जो आपके इन्वेस्टर्स को तंग कर रहे हैं, जिनसे करप्शन करके पैसा वसूली कर रहे हैं? मोदी साहब ने उनके लिए तो कानून बनाया नहीं। और इन्वेस्टर कहता मैं इन भेड़ियों के चक्कर में क्यों फंसूं, मैं बनाता ही नहीं, मैं इंपोर्ट कर लूंगा, कस्टम ड्यूटी दूंगा, मजे करूंगा। मैं क्यों दिमाग लगाऊं कि आपका कभी बिजली वाला इंस्पेक्टर आ रहा है, कभी पानी वाला आ रहा है, कभी पॉल्यूशन वाला आ रहा है, कभी फूड वाला आ रहा है, वो सिर्फ पैसे लेने आते हैं, उनका कोई और एजेंडा नहीं है। तो मैं आपके 20 इंस्पेक्टर्स को 20 दिन में पैसे बांटता रहूं, इससे बेहतर है काम बंद करो, इंपोर्ट करो, अपना स्टिकर लगाओ और माल बेचो। यही करने लग गए हैं लोग, इसीलिए आपका इंपोर्ट इतना बढ़ गया सर। करेक्ट। तो आइए ये आज जब की तक हम चर्चा नहीं को अब यहीं पर सुधारेंगे, आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सरदाना जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सरदाना जी के
जो विजय सरदाना इनसाइट्स चैनल है उस पे काफ़ी गंभीर विषयों पर वहाँ पर वीडियो होते हैं, तो आप सभी लोग वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।